हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए संचालित बुंदेली सौर सीरीज की आज दूसरी क्लास कर रहे हैं। हमने इसके पहले जो हमारी क्लास हुई थी, 1 नंबर की क्लास है, उसमें हमने देखा था मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों का भौगोलिक वितरण, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जनजातियों को देखा था कहाँ कहाँ पर स्थित है। और आज है हमारी यह दूसरी क्लास और हम कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो आपकी यूनिट 10 है। और यूनिट 10 में जो है मध्य प्रदेश की जनजातियां दी हुई हैं और उनसे संबंधित विभिन्न आयाम दिए हैं। सिलेबस के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करने के लिए आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है अनुसूचित जनजातियों संबंधित संवैधानिक प्रावधान। इन सभी बातों को छोड़ते हुए सीधा मैं थोड़ी सी सिलेबस पर चर्चा कर देता हूँ ताकि हमारी स्पष्टता बनी रहे। चलिए थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। सभी के पास में जो है ये सिलेबस प्रिंटेड फॉर्मेट में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास में प्रिंटेड फॉर्मेट में सिलेबस नहीं है तो ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ी कमी है। हर सिलेबस का जो है आपके पास में प्रिंटेड एक कॉपी होनी चाहिए, एक जो है आप इसे रखिएगा, जरूर जो है निकरा करके रख लीजिएगा। अब जो 10 यूनिट है, 10 यूनिट के देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश की जनजातियां लिखा हुआ है। और जनजातियों के अंदर जो सब पॉइंट दिए हुए हैं उन सब पॉइंटों में देखेंगे तो वो लिखा हुआ है कि उसमें जनजातियों की विरासत है। जनजातियों की विरासत का मतलब क्या होता है कि जो बहुत समय पहले से उनकी चली आ रही है और वर्तमान में भी चल रही है, तो वही क्या है, विरासत है। तो उसमें हर जनजाति की विरासत आ जाती है और उनकी जो है लोक संस्कृति दी हुई है और लोक साहित्य दिया हुआ है। लोक संस्कृति का मतलब क्या है, लोक संस्कृति का मतलब ये है कि जो जनमानस में जो है व्यवहार में संस्कृति प्रचलित है वो क्या है, लोक संस्कृति है। लोक साहित्य का मतलब क्या है, जो सामान्यतः हमें किताबों में जो है देखने को मिल जाता है। कौन सी किताबों में, जो जनजातीय संस्कृति और साहित्य की किताबें हैं उनमें जो देखने के लिए मिलता है वो लोक साहित्य है। इसमें क्या क्या देखना है, इसके सब पॉइंट भी दिए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आपका मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, ये हमने जो है पिछली क्लास में कंप्लीट किया हुआ था। साथ ही साथ हमने जनजातियों का सामान्य परिचय भी किया हुआ था। क्या किया था, जनजातियों का सामान्य परिचय भी जो है देखा हुआ था। आज की क्लास में जो है हम देखेंगे जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान देखेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे हम ध्यान से। ये बताना भी है, अभी जो हमारी कल की क्लास होगी वो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों पर होगी। किस पर होगी, मध्य प्रदेश की जो क्या है प्रमुख जनजातियां हैं उन पर क्लास होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम जो है यही पॉइंट जो है आपका जो एमपीपीएससी का यूनिट दूसरा है, यूनिट दूसरा जिसमें मध्य प्रदेश की क्या है संस्कृति दी हुई है, उसमें भी लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की जनजातियां, उसमें भी लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की जनजातियां। और उनकी क्या लिखा हुआ है, बोलियां लिखा हुआ है, बोलियां जो मतलब उनके द्वारा बोली प्रयोग में ली जाती है। तो ये 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। यदि हम यहाँ गहराई से कर लेंगे तो वहां पर नहीं करेंगे, दो दो बार नहीं करेंगे। अब देखिएगा, और इसमें जो है ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इस सिलेबस में लिखा हुआ पिछड़ी जनजातियां, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां, यानी कि पीवीटीज भी लिखा हुआ है। पीवीटीज पार्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप लिखा हुआ है, पीवीटीज। और फिर लिखा हुआ घुमंतू जातियां, घुमंतू जातियों के बाद जो है तो इन सभी के लिए सरकार द्वारा कल्याण के लिए जो जो योजना चलाई गई है वह लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है इनकी जनजातीय संस्कृति की परंपरा, विशिष्ट कला, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य। तो हम ये वाला पॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम जनजातियाँ करेंगे ना तो एक एक जनजातियाँ उठाएंगे। जैसे भील उठाया ना, तो भील की हम सब कुछ एक साथ देखेंगे, उसका भौगोलिक वितरण भी देख लेंगे, उसकी जो है परंपराएं भी देख लेंगे, कला भी देख लेंगे, त्योहार भी देख लेंगे, उत्सव भी देख लेंगे, भाषा भी देख लेंगे, बोली और जो है जनजातीय साहित्य बाद में जो है ये टॉपिक कर लेंगे। साहित्य और बोली वाला टॉपिक जो है हम कर लेंगे एक क्लास में, ठीक है। और फिर जो है हमारा इसमें टॉपिक होगा एक ये जनजातियों को स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, यानी कि इतिहास के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। और राज्य की प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, हालांकि जनजाति के साथ साथ ये भी करेंगे लेकिन इन्हें अलग से करेंगे। प्रमुख संस्थान करेंगे, संग्रहालय करेंगे, प्रकाशन करेंगे। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ कर लेंगे तो फिर यूनिट जो 2 है वहाँ पर नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, लोक संस्कृति में यही आ जाता है कि आपकी क्या क्या जो है यहाँ पर कला प्रचलित है, यानी कि लोक गायन हो जाएंगे, लोक नृत्य हो जाएंगे और लोक नाट्य हो जाएंगे। और जो है ये सब लोक संस्कृति में आ जाएगा, तो ये जो है हम वहाँ पर कर लेंगे। और लोक साहित्य में जो है इसमें जो है आपके जैसे आला गायन है ये वगैरह जो आ जाते हैं लोक साहित्य, तो इनको भी जो है हम देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में
हमें जो है जनजातियाँ जो है यहाँ पर मुख्य फोकस है, बहुत गहराई से हमें जनजातियाँ पढ़नी पड़ेंगी और वहीं से प्रश्न भी आते हैं। चलिए हम अपने को देखते हैं, समय को जो है वेस्ट न करते हुए। आपका बहुत बढ़िया शॉर्ट नोट भी हमने बनाया हुआ है, देखिएगा। बहुत इसमें सभी लगभग चीज़ें कवर की गई हैं। अगर इसे आप जो है बार बार रिवीजन करते हैं, याद करते हैं और शॉर्ट नोट बना लेते हैं तो बहुत ही जो है आपके लिए बेस्ट होने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब जो है अपने मेन टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारी सीरीज का नाम है बुंदेली सौर सीरीज। चूंकि हम ये बुंदेलखंड से क्लास चला रहे हैं तो इसलिए इसका नाम क्या है, बुंदेली सौर सीरीज। छत्रसाल बुंदेला की भूमि से सीरीज चल रही है, दूसरे नंबर की आज क्लास है। चलिए देखते हैं संवैधानिक प्रावधान। अब थोड़ी सी मैं ये बताने से पहले जो है आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ ताकि आप इसका वास्तविक मतलब समझ सकें या फिर MPPSC ने ऐसा सिलेबस क्यों दिया हुआ है। तो आप जो है कल्पना कीजिएगा कि जनजातियों के लिए संविधान में प्रावधान कुछ दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कुछ प्रावधान दिए गए हैं। हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। यहाँ पर जो है समझ लेते हैं कि जनजातियों के लिए जो है संवैधानिक प्रावधान क्यों दिए गए हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। अब मैं कुछ बड़ी बड़ी हस्तियों के यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ और समझाना चाह रहा हूँ कि आप जो है टॉपिक का मतलब समझें, क्योंकि कई बार मतलब समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिएगा, आपने एक नाम सुना होगा, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सुना होगा। भीमराव जी का नाम जो है आपने सुना होगा। आपने सुना होगा महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। महात्मा गांधी जी का नाम जो है आपने सुना होगा। आपने नाम सुना होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। नेताजी का, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। ठीक है। आपने जो है एक प्राचीन काल में मत्स्य न्याय का सिद्धांत सुना होगा। क्या? मत्स्य न्याय का सिद्धांत जो है आपने मत्स्य न्याय का सिद्धांत सुना होगा। चलिए इन पर जो है थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें टॉपिक का जो है मतलब समझ में आ जाए। भीमराव अंबेडकर जी जो ने हैं, देखा है आपने, जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त की तो कई दौरान जो है क्या किया, भेदभाव का सामना किया, डिस्क्रिमिनेशन का, छुआछूत का और जो अनटचेबिलिटी है इसका क्या किया, सामना किया, भेदभाव का सामना किया। अब इन्हें जो है एहसास हुआ कि भाई लोग किस प्रकार से असमानता में कितना दुख होता है और जो है जब लोग जो है भरी समाज में बेइज्जती करते हैं तो एक कैसा दुख होता है। इन लोगों ने क्या किया, अनुभव किया। महात्मा गांधी जो है लंदन से पढ़ कर के आए हुए थे और लंदन से पढ़ कर के आए हुए बैरिस्टर की डिग्री कंप्लीट किए हुए थे। दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो यहाँ दक्षिण अफ्रीका जाते समय अंग्रेजों ने जो है, ये गांधी जी फर्स्ट क्लास की जो है टिकट लिए हुए थे, फर्स्ट एसी की। तो वहाँ पर अंग्रेजों ने इन्हें जो है जोहान्सबर्ग में था या पिट्सबर्ग में, कहीं नाम जो है क्लियर नहीं मुझे याद आ रहा है। वहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया, इन्हें धक्का मार करके ट्रेन से जो है क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। और क्या कहा कि मतलब उन्हें जो है एक रंग भेद का यहाँ पर सामना करना पड़ा था, क्योंकि ये क्या थे, काले लोग थे और अंग्रेज जो थे गोरे थे। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने नस्लीय भेदभाव का सामना किया, तब इन्हें एहसास हुआ कि मतलब यार भेदभाव क्या होता है। तो इन्होंने भी कुछ से जो है महसूस किया होगा। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जब एक बार कॉलेज में पढ़ रहे थे तो इन्हें क्या कहा गया कि वहाँ के जो गोरे प्रोफेसर थे उन्हें क्या कहा गया, नेताजी को ब्लैक मंकी कहा गया। क्या कहा गया? ब्लैक मंकी कहा गया। और इसी टाइम पर जो है, हालांकि नेताजी ने जवाब में गंजा मंकी कह दिया था। गंजा मंकी क्योंकि वो पढ़ाने वाला प्रोफेसर टकला था, इसलिए कह दिया था। तो इन सब चीज़ों ने क्या हुआ, इनसे जो है जो एक उस समय पर प्रतिष्ठित लोग थे जिन्होंने जिनका राजनीति में वर्चस्व रहा, इन्होंने समझा कि भाई मतलब समानता ही क्या है, सभी लोगों के लिए विकास का आधार हो सकती है। मत्स्य न्याय का सिद्धांत का मतलब होता है कि जो बड़ी मछली होती है, बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को आसानी से खा सकती है, कोई उसके लिए जो है अपराध नहीं है। इन सब चीज़ों के बाद में जो है 1947 में क्या हुआ, भारत आज़ाद हुआ। और अंग्रेजों के शासन के दौरान जो भारत के बड़े बड़े नेता थे, क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने सामना किया कि मतलब किस प्रकार से यार हमारे साथ में भेदभाव होता। तो अंग्रेजों के जब भेदभाव को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तब कहीं जाकर के एहसास हुआ कि भारत में होने वाला भेदभाव कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो इन लोगों को जो है संविधान निर्माण में अपनी भूमिका अदा करने के लिए अवसर मिला, तो इन्होंने जनजातियों के लिए संविधान में क्या किए, प्रावधान किए। क्यों? क्योंकि अगर प्रावधान नहीं करता तो कोई मतलब सिर्फ बातों से मानने वाला नहीं था, इसलिए क्या कर दिए, वहाँ पर प्रावधान किए गए। अब उन प्रावधानों को जो है लागू करने के लिए संविधान में लिख दिया गया, तो उनको लागू करने के लिए सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं, कानून बनाई जा रही हैं। और आज जो है समानता की दिशा में जो है समाज के सभी, अब यदि ऐसा न होता तो क्या होता, आप जानते हैं कि अभी हाल ही में जो वर्तमान में खूब एक समावेशी विकास की आपने अवधारणा सुनी होगी। समावेशी का मतलब क्या होता है? सबका, मतलब सबका या एक साथ या बराबर कहिएगा, सबका।
तो सबका अगर विकास करना है तो भाई समाज के पिछड़े वर्ग का भी क्या करना होगा, विकास करना होगा। इसलिए संविधान में ये प्रावधान जोड़े गए। अब आपको ये जानना जरूरी है कि संविधान में कहाँ कहाँ पर ये प्रावधान दिए हुए हैं, क्योंकि आप बनने वाले हैं भविष्य के अधिकारी और लाखों लोगों की जो है आप किस्मत लिखने वाले बनने वाले हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि संविधान में कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं और उनका क्या मतलब है। ध्यान रखिएगा, हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है अनुसूचित जनजाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। ये हालांकि नहीं लिखा हुआ है कि संवैधानिक जो प्रावधान है तो उनको बहुत डिटेल में समझाने के लिए सिर्फ ये बताया गया है कि कहाँ पर क्या प्रावधान है। ऐसा इसका मतलब है इस यूनिट में जनजातियों के लिए क्या क्या बातें कही गई हैं, ये प्रावधान है। हालांकि हम देखेंगे, क्षमता भर गहराई से भी देखेंगे। चलिए, आपको क्या करना है, आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा, इसका नोट्स भी बनाना है। अब नोट्स चाहे तो आप अभी बना सकते हैं, लेकिन आपको सलाह है कि नोट्स कब बनाइएगा, जब आपको यह पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेस्ट के बाद में, जब इस क्लास का टेस्ट हो जाएगा तो आपको जो है ये टेस्ट के बाद में यानी कि 10 बजे जो है रात में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और यह क्लास जो है 8 बजे हमारी अपलोड हो जाती है। और इसी क्लास के बेस पर जो है आप ध्यान रखिएगा, कुछ बातें और भी बतानी है। चलिए यहीं पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी शुरुआत में ही, ताकि बीच में फिर ना करनी पड़े। कई लोग कहते हैं भाई हमसे याद नहीं होता है, ठीक है, एक सवाल है आपका, याद नहीं होता है। कई लोग मैं देखता हूँ कि मतलब गैप मार जाते हैं, बीच में क्या कर जाते हैं, गैप मार जाते हैं। कई लोग जो है क्लास तो ले लेते हैं फिर टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है, या फिर एक दिन टेस्ट देते हैं अगले दिन टेस्ट नहीं देते हैं। भाई ये तैयारी का सही तरीका नहीं है, याद रखिएगा। ये अपनी कमी है, ये क्या है, कमी है आपकी। इस कमी को दूर कीजिएगा, अन्यथा आपका परिणाम आपसे दूर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका परिणाम आपसे दूर हो जाएगा। आप 100% दीजिए, आप 100% दीजिए, 1% भी कमी मत कीजिएगा। और रेगुलर करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको शायद मालूम नहीं कि जो है हर कोई हर दिन जो है इस स्पीड से दौड़ रहा है, इतनी स्पीड से दौड़ रहा है, किसके लिए, एमपीपीएससी का टेस्ट निकालने के लिए। इतने प्रतिभागी हैं, अगर आप एक दिन भी पीछे होते हैं तो उस भीड़ से आप कितना पीछे हो जाएंगे, अगले दिन आपको दुगना संघर्ष करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि दुगना संघर्ष नहीं हो पाता है, तो फिर क्या है, पीछे ही रहते हैं। तो पीछे मत हटिएगा, डेली क्रम से बनाए रखिएगा। ध्यान रखिएगा, हर दिन संघर्ष करना जो है ये कहीं ना कहीं सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको सफलता के लिए जरूरी है, एक जो है आपके अंदर आत्मविश्वास भी जगाएगा। जब आप रेगुलर कोई चीज़ पूरा कर लेते हैं, जैसे हमने क्या किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे किए, तो हमारे अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट आया हुआ है। चलिए, अब बहुत समझा लिया, अब जो है हम चर्चा करते हैं। जनजातियों संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान हैं वो जो हैं भारत के संविधान में 3 जगह दिए गए हैं। आपको जो है ध्यान रखना है, कुछ प्रावधान अनुसूचियों में लिखे हुए हैं, संविधान की अनुसूचियों में लिखे हुए हैं। और कुछ प्रावधान आपके जो है अनुसूचियों में हो जाएंगे, और कुछ प्रावधान आपके संविधान के भाग में लिखे हुए हैं, और कुछ प्रावधान जो है संविधान के कहाँ पर लिखे हुए हैं, अनुच्छेदों में लिखे हुए हैं। आप अगर याद होगा तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो कहेंगे सर आप 12 अनुसूचियां हैं। कितने भाग हैं, तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद जो मूल संविधान में है ये हैं, ठीक है। अब इन भाग अनुसूचियों में भी कहीं ना कहीं जनजातियों के लिए कुछ बातें लिखी हुई हैं, संविधान के भागों में भी लिखी हुई हैं। आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि कहाँ पर क्या बात लिखी हुई है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। तो चलिए, अब जो है इनके बारे में थोड़ी और देखते हैं। अब देखते हैं हम अनुसूचियों के अंदर जो है प्रावधान, देखते हैं कि संविधान की अनुसूचियों में क्या कहा गया है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की ऐसी जो है 2 अनुसूचियां हैं। एक है आपकी अनुसूची 5 है, और एक कौन सी है, आपकी अनुसूची 6 है, जिसमें जनजातियों संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुसूची 5 में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो याद रखिएगा, इसमें लिखा गया है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन तथा नियंत्रण की बात की गई है। क्या बात की गई है, जनजातीय जो क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, भारत का मानचित्र मान लीजिए बनाता हूँ, ये मान लीजिए क्या है, भारत का जो है, ठीक है, भारत का मान लीजिए का मानचित्र है। आप जानते हैं ये जो पूर्व वाला एरिया है, जो भारत के कौन सा एरिया है, पूर्व वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, तो ये किसके लिए, ट्राइबल एरिया है। और इसमें से अगर और भी देखेंगे, अगर आप खास तौर से ये वाला एरिया देखेंगे यहाँ पर, तो ये भी एक क्या है, ट्राइबल एरिया है, झारखंड उड़ीसा वाला एरिया है। और यहाँ कुछ है गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, ये वाला एरिया भी क्या है, एक ट्राइबल एरिया है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो खास तौर से भील जनजाति रहती है, यहाँ पर भील जनजाति रहती है। यहाँ पर बिरसा मुंडा जनजातियाँ रहती हैं, और यहाँ पर भी जो है गारो खासी जयंतिया ये जनजातियाँ रहती हैं।
तो ये कौन से क्षेत्र कहलाएंगे? इन क्षेत्रों को हम क्या कहेंगे? इन क्षेत्रों को ही क्या कहा जाएगा? इन क्षेत्रों को फिर से कहेंगे जनजातीय क्षेत्र। क्या? जनजातीय क्षेत्र कहेंगे, इनको जनजातीय क्षेत्र कहेंगे। अब जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन तथा नियंत्रण की बात की गई कि इनका प्रशासन कौन करेगा, इनका नियंत्रण कौन करेगा। सरकार ने तो क्या कर दिया, जैसे राज्यों की सरकार ने सभी के लिए समान कानून बना दिए। क्या बना दिए? समान कानून बना दिए। अब जो है वो समान नहीं है, तो पीछे हैं, तो उनके लिए जो है विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो उनके नियंत्रण और प्रशासन के लिए क्या की जाएगी? एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। अभी ये जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में है, तो अनुच्छेदों में जब चर्चा करेंगे तो इसे गहराई से देखेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, तो ये जनजातीय सलाहकार परिषद, आपसे शायद ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि किस अनुसूची में इसका प्रावधान है, तो आप ये बताइएगा। अब अनुसूची 6 में क्या बात कही गई है? अनुसूची 6 में बात कही गई है, 4 राज्य दिए गए हैं। कितने राज्य दिए गए हैं? ध्यान रखिएगा, 4 राज्य दिए गए हैं। और इन 4 राज्यों के लिए हमने क्या लिखा हुआ है? AMTM, ये जो है शॉर्ट में याद करने का तरीका है। AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। तो अनुसूची 5 में सभी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है, और अनुसूची 6 में केवल 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। 4 राज्य कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो 4 राज्यों के प्रशासन की बात की गई है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अनुसूची 6 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है अथवा नहीं है। याद रखिएगा, ऐसा ही पूछा जाता है। अब देखिएगा भारतीय संविधान का भाग 10 देखिएगा। जो संविधान के भाग संबंधी प्रावधान है, इसमें ध्यान रखना है आपको। भारतीय संविधान का भाग 10 और भाग 16। भाग 10 में क्या कहा गया है? अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों की चर्चा की गई है, और भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध किए गए हैं। बात को याद कर लेना है सिर्फ। आपसे सिंपल ऐसा यदि प्रश्न हो सकता है, पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग है, कौन सा भाग है जनजातियों से संबंधित, सिर्फ ऐसा आएगा। आपको लिख देगा 10, 11, 12, 13। अब बताइएगा, तो कह देंगे 10 भाग संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि इसमें जो उनकी चर्चा की गई है। अब देखिएगा, अगला जो है हमारे पास में, अब जो है हम एक एक अनुच्छेदों की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। बहुत सारे हमारे पास में अनुच्छेद हैं, ये देख पा रहे हैं। हम एक एक अनुच्छेदों की क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। हर चीज को समझते हुए चलेंगे। देखिएगा, अब जो है सबसे पहले है जनजातियों के लिए अनुच्छेदों में चर्चा देखते हैं। अनुच्छेद 14 है हमारे पास में। क्या है? अनुच्छेद 14 है। और ये थोड़ा सा उससे क्या हो गया था, गलत हो गया था, तो आप याद रखिएगा। ये कई बार गलतियां हो जाती है। मैं यहाँ पर 14A और B लिखने लगा था, तो बाद में याद आया कि मुझे संविधान में जो है 14A B नहीं है। ऐसा मतलब उसी के अनुच्छेद 14 को हमेशा आपको 2 भागों में बांट करके पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अनुच्छेद 14 को आपको हमेशा 2 भागों में आपको बांट करके पढ़ना है। तो कहेंगे कि पहले भाग में लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समानता, समता और विधि के समान संरक्षण, ये दूसरे भाग में लिखा हुआ है। ठीक है। तो कहेंगे सर ये एसटी से क्या संबंधित है, इसमें अनुसूचित जनजाति से क्या संबंधित है? तो इसमें जो आरक्षण की बात कही गई है, ध्यान रखिएगा। आपको जो आरक्षण मिलता है, जितने भी SC ST EWS वाले, OBC SC ST OBC EWS वाले लोग हैं जिनको आरक्षण मिलता है, तो वो किस में मिलता है? तो कहेंगे आप सर आर्टिकल 14 से मिलता है। तो क्या बात है, एक तरफ तो संविधान में क्या कहा गया है, एक तरफ संविधान में कहा गया कि विधि के समक्ष समानता की बात की गई। किसकी बात की गई है? विधि के समक्ष समता की बात की गई है। और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया हुआ है? ये अवधारणा ब्रिटेन से ली हुई है। अब विधि के समक्ष समता का मतलब है कि जिस व्यक्ति के 3 पैर हैं, जिस व्यक्ति के 3 पैर हैं वह भी क्या है? बराबर है। जिस व्यक्ति के 1 पैर है वह भी क्या है? बराबर है। विधि के समान सभी लोग क्या है? बराबर है। नहीं समझे? चलिए देखते हैं। आपको पुलिस का सिलेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? MP पुलिस में आप जो क्या चाहते हैं? MP पुलिस में जो है सिलेक्शन चाहते हैं। अब इसकी दौड़ कितनी है? 1000 मीटर है। कितनी दौड़ है? 1000 मीटर है। अब क्या है, आप देखते हैं कि 1000 मीटर दौड़ है या 800 मीटर दौड़ है, शायद 800 मीटर होगी भाई। हाँ, 800 मीटर की दौड़ है। अब कोई कहे कि देखता होगा कि जो ST वाले हैं, क्या उनके लिए भी बराबर दौड़ है? जो महिला वर्ग है, क्या उनके लिए भी बराबर दौड़ है? तो भाई कहेंगे विधि के समक्ष तो सब लोग ही समान होते हैं, फिर यहाँ पर भेदभाव क्यों? क्योंकि महिला उतनी नहीं दौड़ सकती, उसके पास में उतनी प्राकृतिक क्षमता नहीं है। मैं कमजोरी नहीं किसी की बता रहा हूँ, प्राकृतिक क्षमता उतनी नहीं है, ध्यान रखिएगा। पुरुषों की अपेक्षा जो है कम है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया? कम प्रावधान किया गया। क्यों किया गया ऐसा? तो विधि के समक्ष ये समता, तो कहीं तो गलत हो गया ना।
कि विधि के समान सभी जो मतलब उसके सामने सभी लोग बराबर है, तो फिर इस व्यक्ति को, महिला को क्यों यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में दूसरा भाग है और वहाँ पर लिखा हुआ विधि के समान संरक्षण, यानी कि जो समान लोग हैं, जो अच्छे पुरुष हैं, यानी कि जो पुरुष जो है कैसे हैं, कुशल हैं, स्वास्थ्य हैं, उनके लिए क्या होगी, एक समान दौड़ के लिए प्रतियोगिता होगी, और जो मतलब महिला वर्ग है उनके लिए एक समान दौड़ के लिए मानक बनाए जाएंगे। तो समान लोगों के लिए समान प्रावधान होना ही क्या कहलाता है, विधि के समान संरक्षण। जितने भी लोगों को आरक्षण मिला हुआ है वो विधि के समान संरक्षण के साथ मिला हुआ है, जो कि प्रावधान हमने अमेरिका से लिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार क्या है, जो आरक्षण देना समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। क्या अगर नहीं समझे तो मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, चलिए देखिएगा। विधि के समझ से अगर समानता की बात करते हैं, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, विधि के समझ से सब लोग क्या है, सामान्य हैं। अगर विधि के समझ सभी लोग समान हैं तो याद रखिएगा, तो फिर वेतन भी क्यों क्या दिया जाता है, अंतर अंतर में दिया जाता है। आप अधिकार भी तो देखिएगा, हर किसी व्यक्ति के अधिकार भी क्या है, अलग अलग है। एक प्रधानमंत्री के लिए अलग अधिकार है, एक कलेक्टर के लिए अलग अधिकार है, एक कांस्टेबल के लिए क्या अलग अधिकार है। इनके लिए योग्यता भी अलग अलग है, इसके लिए जो है कितनी उम्र है, अलग उम्र है, इसके लिए अलग उम्र है, इसका अलग सिलेबस है, इसका अलग सिलेबस है। तो ये जो क्या है, विधि की समझ समता नहीं है, मतलब ये समान संरक्षण के तहत जो है दिया जाता है। चलिए, तो एसटी को भी क्या मिला हुआ है, जो आरक्षण मिला हुआ है, कहीं ना कहीं विधि के समान संरक्षण के तहत मिला हुआ है। अगली बात करते हैं, अनुच्छेद 15(4) में पूछा जाए आपसे क्या बात लिखी हुई है, तो आपसे पूछे कि इसमें अनुच्छेद 15(4) में लिखा हुआ है कि समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, क्या है, जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, विशेष तौर से लिखा हुआ है SC ST, समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, विशेष तौर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। तो आपसे अगर ये पूछे कि शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप क्या बताएं कि 15(4) में दिया गया है। वो सभी के लिए यहाँ पर है, ध्यान रखिए, किसके किसके लिए, जो SC है, ST है, OBC है, इनके लिए जो है आरक्षण दिया गया है किसमें, 15(4) में। और जो 15(6) है वो उसमें जो किसके लिए है, EWS के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है, शिक्षा में आरक्षण नहीं समझ रहे हैं क्या? आपको जो छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, वो आपका इसी का प्रावधान है। आपका, आपने कभी नेट का एग्जाम, सेट का एग्जाम या टेट का एग्जाम या मतलब जितनी भी स्टेट के टेट परीक्षा होती है टीचर के लिए, वो दिए हुए हैं, तो वो जो है उसमें आपका कम कट ऑफ में जो है क्या होगा, सिलेक्शन होगा किसी न किसी का। तो वो भी क्या है, शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए है। या फिर किसी जैसे मतलब सरकारी कॉलेज में जो है दाखिला लेने के लिए पहले जो पात्रता परीक्षा दी जाती है, तो उसमें भी शिक्षा संस्थानों में जो है कम नंबर में सिलेक्शन हो, आरक्षण कहलाता है। अब देखिएगा, अनुच्छेद 16(4) पूछे आपसे, क्या पूछे, अनुच्छेद 16(4) पूछे, तो अनुच्छेद 16(4) में जो है लोक नियोजन में आरक्षण की बात की गई है। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, इनके लिए जो है लोक नियोजन बोले तो सरकारी नौकरी जो है, इसका मतलब सरकारी नौकरी में आरक्षण कहाँ पर है, 16(4) में है। ध्यान रखिएगा, SC ST OBC को जो है कहाँ पर मिलता है, 16(4) में। और जो 16(6) में है वो किसके लिए है, EWS के लिए आरक्षण मिलता है। अब अगली बात करते हैं, देखिएगा 16(4) में हो गया। अब जो है बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा गहराई है यहाँ पर। 16(4)A, 16(4)A कौन सा आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, 16(4)A की बात कर रहा हूँ। और ये 16(4)A में जो है मूल रूप से संविधान में नहीं था। इसमें क्या लिखा हुआ है, 16(4)A में जो दिया गया है, प्रमोशन में आरक्षण की बात की गई है। क्या किसकी बात की गई है फ्रेंड्स, प्रमोशन में आरक्षण की बात की गई है। अभी नौकरियों में आरक्षण था, अब प्रमोशन में भी आरक्षण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यदि नहीं समझ रहे हैं आप, तो मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ प्रमोशन में आरक्षण का मतलब क्या है। एक व्यक्ति क्या है, ये है, 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 4 व्यक्ति मैंने लिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ समझने के लिए मैं बना रहा हूँ, आप जो प्रमोशन में आरक्षण समझिएगा। एक व्यक्ति जो है क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी वाला है, अनरिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी वाला है। एक जो है EWS वाला है, EWS वाला है। एक जो है OBS वाला है, OBC वाला है। और एक जो है SC ST वाला है। ठीक है, एक SC ST वाला है। अब प्रमोशन में आरक्षण, सभी लोगों ने, उदाहरण के लिए मान लीजिएगा MPPSC का टेस्ट निकाला, सभी लोगों ने किसका निकाला, MPPSC का टेस्ट निकाला। और इनके मार्क्स भी देखिएगा, इनके मार्क्स जो है मान लीजिएगा, इस अनरिजर्व वाले के जो है फाइनल मार्क्स जो है 750 नंबर थे। इसके मार्क्स जो है 745 नंबर थे। इसके मार्क्स जो है 744 नंबर थे। इसके मार्क्स जो है 730 नंबर थे। क्या थे, 730 नंबर थे।
इन सभी का सिलेक्शन हुआ। अब ये आगे चल करके क्या होगा कि निश्चित रूप से आगे चल कर क्या होंगे, एसडीएम बने हैं, तहसीलदार बने हैं, तो फिर बड़े तहसीलदार मतलब कि एसडीएम के रूप में प्रमोट होंगे। अगर एसडीएम बने हुए तो एडीएम जेडीएम डीएम के रूप में प्रमोट होंगे। तो प्रमोट होने की जब बात आएगी तो ये व्यक्ति जहाँ 5 साल में प्रमोट होगा तो थोड़ा सा और समय बढ़ाना पड़ेगा। ये व्यक्ति मान लीजिएगा 8 साल में प्रमोशन इसको मिलता है। इस व्यक्ति को जो है कितने में प्रमोशन मिलता है, 7 साल में प्रमोशन मिलता है। इस व्यक्ति को जो है प्रमोशन मिल जाए कितने में, 6 साल में मिल जाएगा। और इस व्यक्ति को जो है 4 साल में प्रमोशन मिल जाएगा। ये क्या है, प्रमोशन में आरक्षण कहलाता है। मतलब कि प्रमोशन का कम समय में आरक्षण मिलना क्या है, प्रमोशन में आरक्षण है। और यह जो है प्रमोशन में आरक्षण है, मूल संविधान में नहीं था। 85वें संविधान संशोधन के द्वारा, सॉरी 77वें संविधान संशोधन 1995 में जो है 16(4)A नामक आर्टिकल में जोड़ा गया था। फिर बाद में और लड़ाई होने लगी। लड़ाई क्या हुई कि भाई जो पहले व्यक्ति मान लीजिएगा 2015 के समय में एक जो है जनरल कैटेगरी से व्यक्ति क्या बनता है, एसडीएम बनता है। एसडीएम बनता है। अब ठीक है, और ये जो है 2015 में बनता है। लेकिन एक व्यक्ति है 2016 में जो एसटी कैटेगरी से है, वह भी क्या बनता है, एसडीएम बनता है। 2016 में एक व्यक्ति एसडीएम बनता है, एक व्यक्ति जो है 2015 में बनता है। तो पेशे से सीनियर कौन है, तो आप कहेंगे ये वाला व्यक्ति जो है क्या है, ये वाला व्यक्ति जो है सीनियर है, क्योंकि ये जो है पहले बना हुआ है। ठीक है। अब चूंकि प्रमोशन दोनों का होगा, तो जब दोनों का प्रमोशन होगा तो इस व्यक्ति का प्रमोशन जो है कितने में हुआ, 8 साल में हुआ। और इस व्यक्ति का प्रमोशन 6 साल में हुआ। यानी कि ये व्यक्ति जो है 2023 के समय में क्या बन गया, एडीएम बन गया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया। और ये व्यक्ति भी जो है, ये व्यक्ति 6 साल में क्या बन गया, एडीएम बन गया। तो ये व्यक्ति 2023 में एडीएम बना, और ये व्यक्ति कब बन जाएगा, 16/6/2022 में एडीएम बन गया। ये 2022 में एडीएम बन गया। अब बताइए सीनियर कौन होगा, क्या सीनियर ये वाला व्यक्ति होगा या फिर सीनियर ये वाला व्यक्ति होगा। तो ध्यान रखिएगा, परिणामी वरिष्ठता के सिद्धांत को 85वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। और क्या कहा गया था कि ये वाला व्यक्ति जो है क्या कहलाएगा, सीनियर कहलाएगा। जो व्यक्ति पहले पद पर पहुंचा हुआ है वो क्या कहलाएगा, सीनियर कहलाएगा। यहाँ पर ये व्यक्ति क्या था, सीनियर था, क्योंकि ये 2015 में यानी कि पहले एसडीएम बन गया था। अब जो है ये व्यक्ति यहाँ पर छोटा था, यहाँ पर जो है बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 2022 में यानी कि इससे 1 साल पहले जो है बड़े पद पर पहुंच चुका है। यही क्या कहलाता है, परिणामी वरिष्ठता। ठीक है। प्रमोशन में आरक्षण में जो है जो वरिष्ठता होगी यानी कि सीनियरिटी होगी उसको लागू करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 85वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। फिर 16(4)B के अंतर्गत, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 16(4)B, जो कि आपका कब जोड़ा गया, 81वें संविधान संशोधन द्वारा 2000 में जोड़ा गया। और इसमें जो है किसका प्रावधान रखा गया, बैकलॉग भर्ती का प्रावधान रखा गया। किसका प्रावधान, बैकलॉग भर्ती। नहीं समझे, चलिए हम समझ लेते हैं। बैकलॉग भर्ती समझते हैं। मान लीजिएगा 2025-26 का समय है, 2026 में एमपीपीएससी की वैकेंसी आने वाली है। 2025 का मान लेते हैं, 2025 में एमपीपीएससी की वैकेंसी आई हुई थी। और उसमें से जो है आपकी 500 वैकेंसी थी। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, इतनी कभी एमपीपीएससी देता नहीं है। ये जो है क्या है, एक राज्य की संस्था है, और ये जो है सबसे बड़ी संस्था है। कभी इतनी वैकेंसी नहीं दी हुई है, 400 तक आई हुई है। तो कई बार होता रहता है अनुमोदन वगैरह। ठीक है, उदाहरण की समझते, 500 वैकेंसी हैं। चूंकि इसमें जो है 13% है किसके लिए, 14% ओबीसी के लिए आरक्षण है। तो 14% सीटें क्या की जाएंगी, इसकी ओबीसी को जो है रिजर्व की जाएंगी। कितनी सीटें हो जाएंगी, तो 500 का अगर 14% निकालेंगे आप, 500 का 14%, भाई मुझे यहाँ 100 रखना पड़ेगा, 100 रख लेते हैं, क्योंकि बार बार मैं इसे परसेंटेज काटने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। 14% आरक्षण है, तो 14 सीटें किसके लिए, ओबीसी के लिए रिजर्व की कर दी गई। एससी के लिए कितना है, 15% आरक्षण है मध्य प्रदेश में। तो इसमें जो है 15 सीटें जो है एससी के लिए रिजर्व कर दी गई। 21% जो है एसटी के लिए आरक्षण है, 21%। तो 21 सीटें जो किसके लिए रिजर्व हो गई, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हो गई। अब कितनी सीटें बची, तो आप कहेंगे 14, 15, 29, 29, 30, 20, 50% जो है आपका रिजर्वेशन हो गया। 50% सीटें जो है ये खुला है। और यह जो है इसमें अनरिजर्व कैटेगरी से लोग क्या लेंगे, सिलेक्शन लेंगे। तो सॉरी, अभी 10% सीटें जो है ईडब्ल्यूएस के लिए भी क्या होंगी, आरक्षित होंगी। 10% यानी कि 10 सीटें, तो 40 सीटें जो है बचती हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 सीटें बची। ठीक है,
यहाँ तक समझाने का मतलब क्या है। अब आरक्षण पर ज़्यादा चर्चा मत कीजिएगा, मेंस में जो है आपको इसकी वास्तविकता समझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ समझना है बैकलॉग भर्ती का प्रावधान। अब गौर से देखिएगा कि मान लीजिएगा जो ये अनुसूचित जनजाति कितनी सीटें हैं, 21 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति की ही नहीं भाई, ये बैकलॉग भर्ती ध्यान रखिएगा। प्रमोशन में आरक्षण केवल SC ST के लिए लागू है, ध्यान रखिएगा। OBC EWS के लिए इसमें नहीं है, चाहे परिणामी वरिष्ठता हो, चाहे इसके लिए हो या प्रमोशन में आरक्षण हो, इसके लिए जो है SC ST के लिए है। तो मैं SC ST का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इस 21 सीटें थी कब, 2025 में। अब इसमें जो है, इसमें मान लीजिएगा 15 सीटें भरी हुई हैं और 6 सीटें क्या रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं, 6 सीटें नहीं भरती हैं। तो MPPSC में अगली साल जब वैकेंसी आएंगी, MPPSC में 2026 में जो वैकेंसी आई, अब मान लीजिएगा फिर से जो है 100 वैकेंसी आई हुई हैं। तो अब इस बार 2026 में अगर 6 वैकेंसी आई हुई हैं तो 6 वैकेंसी 100 वैकेंसी में से 6 वैकेंसी पहले इसकी बैकलॉग की यहाँ पर जोड़ी जाएंगी और 21 इसकी पहले से रहेंगी। तो यानी कि इस बार जो है ST कितनी वैकेंसी होंगी, 27 वैकेंसी होंगी, ये कहलाता है। मतलब कैरी फॉरवर्ड नियम लागू होता है कि अगर जो है पहले किसी रिजर्व कोटा की वैकेंसी नहीं भरती हैं तो अगली बार जो है उसकी कुल पदों में से उसके पद ट्रांसफर किए जाएंगे। ये क्या कैरी फॉरवर्ड रूल्स होता है। तो ये है आपका बैकलॉग भर्ती में आरक्षण। ठीक है, बैकलॉग भर्ती का प्रावधान 81वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए, मुझे समझाने में पता नहीं क्यों इतना समय लगता है भाई। मैं सोचता हूँ हर बार जब मतलब ये नोट्स बना रहा था कि तो मतलब जल्दी से बता दूंगा, लेकिन जब तक समझाऊंगा तो मुझे जो है कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो आप जो है बार बार इसे ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बार बार पढ़ने से ही चीज़ें याद होती हैं। और जो कहते हो कि मतलब याद नहीं होता है, तो ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ में हो रही है। अगर ऐसा होता कि एक बार पढ़ने से सब कुछ याद हो जाता तो आप भी स्वामी विवेकानंद होते और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा 6 महीने में निकाल लेते। ऐसा तो ऐसा नहीं है, सभी के साथ में दिक्कत होती है। कई बार रिवीजन करने में ही जो है नहीं हो पाता है। तो जितना आप शॉर्ट पढ़ेंगे, जितना अपने पास में शॉर्ट मटेरियल रखेंगे, उतना ही चीज़ें जो है आपके पास में साफ रहेंगी, दिमाग में क्लियर रहेंगी। अनुच्छेद 17 देखिएगा। अनुच्छेद 17 में क्या किया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। और इसके लिए जो है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया था। और इसमें ध्यान रखिएगा, छुआछूत को यानी कि अस्पृश्यता को क्या कहा गया है, दंडनीय अपराध कहा गया है। क्या कहा गया है, दंडनीय अपराध कहा गया है। आप अधिकारी बन जाएंगे और फिर जो क्या करते हैं, छुआछूत करते हैं, तो फिर आप जो है दंडनीय अपराध के भागीदार होंगे। ये ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में लिखा हुआ है। इसका अधिनियम का जो है नाम बदल करके कब नाम परिवर्तन कर दिया गया था, 1976 में। और इसका नाम जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। चलिए अगली बात करते हैं। अनुच्छेद 23 में जो है बालात श्रम की बात की गई है। अनुच्छेद 23 में जो है, चूंकि आप जानते हैं जब अंग्रेजों का शासन था तो जंगल में जो है अनुसूचित जनजातियों से काम करवा लिया जाता था, उनका पैसा नहीं दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति भारत में दोबारा ना हो, तो इसके लिए कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई कि ऐसा नहीं होगा। तो जब हम किसी से बलपूर्वक काम करवाते हैं, जिसे बंधुआ मजदूरी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, बंधुआ मजदूरी कह देते हैं, ये भारत में खूब प्रचलित रही है पहले, बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, बलात् श्रम कहा जाता है। या फिर मतलब किसी से जबरदस्ती काम करवाना कि यहाँ आप ये करोगे ही, तो उसे क्या कहते हैं, बलात् श्रम कहते हैं। बेगार का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति से जो है काम करवा लेना और उसके बदले में पैसा न देना। तो ये भी बंधुआ मजदूरी में होता था कि एक व्यक्ति को सिर्फ खाना के बदले में जो है, ब्याज के बदले में जीवन पर्यंत जो है काम करना होता था। तो ये चीज़ें जो है अब बैन हो चुकी हैं सब, जो है गवर्नमेंट ने बेगार पर भी रोक लगा दिया है। और मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यवहार का मतलब होता है किसी, कई बार अंग्रेजों के ज़माने पर क्या होता था कि आपने जैसे मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, वो महाजन से क्या लेता है, कर्जा लेता है और उसका ब्याज जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो है उसका खेत छीन लिया जाता था उससे, और फिर भी जब ब्याज नहीं चुकता था और कई वर्षों तक ब्याज दुगना तिगना हो जाता था, और जब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता था, तो ऐसी स्थिति में अगर उसकी कोई सुंदर बेटी है अथवा पत्नी है, तो उसको ही जो है ले जा करके जो है कोठे पर बैठा दिया जाता था। याद रखिएगा, समझाने के लिए मेरे द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो उनका जो है, जो जवान मतलब बेटियां और माताएं होती थी, बहनें होती थी, उनको भी जो ले जाकर क्या कर दिया जाता था, कुछ मूल्य के लिए जो है वैश्यागृहों में बेच दिया जाता था, ताकि उनका पैसा चुक जाए।
तो यही क्या कहलाता है, मानव दुर्व्यापार कहलाता है, कि मानव को क्या करना, व्यापार करना। या फिर यूं समझिएगा, अभी भी जो है आपने फिल्में देखी होगी जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि से जो है लड़कियों को ट्रक वगैरह में जो है या फिर जहाज वगैरह में जो है कंटेनर में भर कर के जो है दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। और आप जानते हैं जो है ये फिल्म इंडस्ट्री के बारे में देखा होगा, जो आप ये बहुत सारी फिल्में चलती हैं रोमांटिक स्टोरी पर, या फिर बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज चलती हैं, तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है एक, वो हम समझाएंगे जब सामाजिक अपराध आएंगे, या फिर किशोर अवस्था से संबंधित अपराध आएंगे, या कुछ सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां आएंगी देश की, तो उसमें चर्चा करेंगे। यहाँ पर कोई ओहदा नहीं समझाने का। तो ऐसी मतलब जो लड़कियों का व्यापार किया जाता है उस पर भी क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया। या फिर अंग व्यापार भी इसमें शामिल है। अंग व्यापार जैसे किसी की आंखें निकाल करके क्या करना, बेचना, किसी की किडनी निकाल करके बेचना, ये क्या कहलाता है, अंग व्यापार कहलाता है। तो अनुच्छेद 23 के तहत इन सभी पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 24 में देखिएगा, अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बाल श्रम का निषेध किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो निषेध किया गया है ये कैसा निषेध है, याद रखेंगे, ये पूर्णतः निषेध है। एमपीपीएससी 2023 अथवा 22 का पेपर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, प्रश्न आया हुआ कि ये निषेध किस प्रकार का निषेध है, आंशिक निषेध है क्या, ये पूर्णतः निषेध है। यानी कि कोई भी बच्चा जो है कारखानों में काम नहीं करेगा। आप बच्चा किसे कहेंगे, आप बच्चा किसे कहेंगे, भारत के कानून में अलग अलग जगहों पर बालक के लिए अलग अलग उम्र दी गई है, ध्यान रखिएगा, पेपर में आती है। आपसे पूछे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जो है बच्चा किसे माना जाएगा, तो 14 वर्ष से जो कम आयु का व्यक्ति है उसे क्या माना जाएगा, बालक माना जाएगा। अनुच्छेद 24 के लिए जो है यह बात की गई है, किसके लिए यह बात है, अनुच्छेद 24 के लिए यह बात की गई है कि जो आपका 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति होगा वह कारखानों में काम नहीं कर सकता है। याद रखेंगे, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि CRCA, इसका मतलब होता है, CRCA का मतलब है चाइल्ड राइट कंजर्वेशन एक्ट, यानी कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम में जो है बालक की उम्र 18 वर्ष से कम मानी गई है, कि जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम का है उसे क्या माना जाएगा, बालक माना जाएगा। याद रखेंगे, अगर आपसे पूछे किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो 2014 में शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो 2014 में शुरू किया गया था, उसमें जो है किशोर की आयु कितनी मानी गई है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बालक नहीं, यहाँ पर किशोर शब्द लिखा हुआ है। किशोर की आयु कितनी होगी, ये एमपीपीएससी 2025 में ही पूछा गया था। तो इसमें ध्यान रखिए 10 से 19 वर्ष तक के आयु के किशोर कहा गया है। और फिर आपसे पूछे कि जो भारतीय इंडियन क्रिमिनल जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, यानी कि CRPC है, CRPC में बालक किसे माना जाएगा, तो जो 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है तो उस पर जो है भारत के सभी कानून लागू नहीं होंगे, उसके लिए बाल कानून लागू होते हैं। तो हर जगह बालक के लिए अलग अलग उम्र, ध्यान रखा, ये जो है बहुत बार जो है चीज़ें एक जगह नहीं मिलती हैं, तो यहाँ पर मैंने एक जगह बताई हुई है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला है कि अनुच्छेद जो आपका कौन सा है, अनुच्छेद आपका 25 खा है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हिंदुओं की जो भी धार्मिक संस्थाएं होंगी, हिंदुओं की जो भी धार्मिक संस्थाएं होंगी वो सभी वर्गों हेतु क्या है, खुला रहेंगी। किसके लिए, सभी वर्गों के लिए, चाहे वो व्यक्ति अनुसूचित जाति का हो चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, उन सभी के लिए क्या रहेंगी, हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं खुला रहेंगी। तो ये भी जो है अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, एक संवैधानिक प्रावधान है। अब देखिएगा अनुच्छेद 29 में देखेंगे तो अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है कि जो जनजातीय संस्कृति को संरक्षण देने की बात करता है। और क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान रखिए, 3 शब्द लिखे हुए हैं कि उनकी भाषा को संरक्षण करने का अधिकार है, उन्हें अपनी बोली संरक्षित करने का अधिकार है, उन्हें अपनी लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है। तो ये बातें अनुच्छेद 29 में लिखी हुई हैं। अनुच्छेद 46 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, अभी एमपीपीएससी ARO में आया हुआ है। तो सभी प्रश्नों का जो है आपको अभ्यास मिलेगा, कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं आपको इस शाम के पता चलेगा। अनुच्छेद 46 जो है ये आपका DPSP का आर्टिकल है, किसका है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP का अनुच्छेद है। और इसमें लिखा गया है क्या, कि जो भी आपके समाज के दुर्बल वर्ग हैं, कौन है, समाज के दुर्बल वर्ग, विशेष तौर से लिखा हुआ है SC ST के शिक्षा, क्या, शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों में क्या की जाएगी, वृद्धि की जाएगी, हितों में क्या की जाएगी, वृद्धि की जाएगी, ऐसा लिखा हुआ। और ये वृद्धि किसके द्वारा की जाएगी, ध्यान रखिएगा, राज्य प्रयास करेगा। कौन प्रयास करेगा,
राज्य जैसा प्रयास करेगा कि समाज के जो दुर्बल वर्ग हैं उनमें जो है शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। दुर्बल वर्गों में SC ST दोनों आते हैं। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 164 की 1 की। तो अनुच्छेद जो आपका कौन सा है, अनुच्छेद जो आपका 164 है, इसमें क्या है ध्यान रखिएगा। इसमें राज्य में मंत्री परिषद के गठन की बात की गई है। किसमें? राज्यों में मंत्री परिषद की गठन की बात की गई है। और जब मंत्री परिषद बनाई जाएगी तो अनुच्छेद 64 के अंतर्गत एक छोटा सा आर्टिकल है, उसमें लिखा हुआ है कि जिन राज्यों में कुल मिलाकर के 4 राज्य ऐसे हैं, इन 4 राज्यों में अलग से क्या करना पड़ेगा, जनजातीय मंत्री बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा? पहला प्रश्न तो आपसे बन सकता है कि जनजातीय मंत्री का प्रावधान कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 64 में है। उससे ज़्यादा बेहतर प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय मंत्री होगा तो नहीं होगा। तो कुल ऐसे कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं जहाँ पर जनजातीय मंत्री होंगे। तो कई जगह अभी देखो अनुसूची 5 में कौन कौन से राज्य थे, तो AMTM याद रखना है। AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है अनुसूची 6 के राज्य हैं, अनुसूची 6 के राज्य हैं। ठीक है। और ये अनुसूची ये जो है 64 के जो है जहाँ पर पृथक जनजातीय क्या होगा, मंत्री होगा। कितने राज्य हैं ऐसे? वो जो है 4 राज्य हैं। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। इन राज्यों में क्या होगा, अलग से जनजातीय मंत्री होगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? 164 में। अगली बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आरक्षण की बात की जाती है यहाँ पर। आपसे पूछे आरक्षण संबंधी बातें अभी एक साथ पढ़नी थी मुझे, लेकिन यहाँ पर क्रम से मैं आर्टिकल बता रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा। अनुच्छेद 243 में अनुसूचित जनजाति और SC के लिए किसके पंचायतों में आरक्षण की बात की गई। तो पंचायतों में आरक्षण किस आर्टिकल में है, तो आप कहेंगे 243D में है। फिर आपसे पूछे कि नगर पालिका जो नगरीय निकाय होते हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद और जो जिला स्तर पर होती है, उन सभी में जो आपके जो नगरीय निकाय हैं, तो उनमें जो है आरक्षण कहाँ पर दिया गया है, अनुच्छेद 243D में दिया गया है। याद रखिएगा, सलाह है आपको। कई बार जो है पेपर में ऑप्शन में हिंदी से शायद यहाँ पर टा लिखा आएगा और यहाँ पर घा लिखा आएगा। तो इनकी कन्फ्यूजन की स्थिति में आप क्या देखिएगा, इंग्लिश वर्जन देखिएगा पेपर में। ध्यान रखिएगा, बच्चों जैसी हरकत मत करिएगा कि सिर्फ हिंदी देख कर गलत करते हैं। आप जो है समझ में नहीं आता है तो एक बार इंग्लिश जरूर देखना, इसीलिए इंग्लिश वर्जन पेपर में साथ में आता होता है। देखिएगा अब जो है ये जो है हम आप जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है पंचायतों का निर्माण किया गया। भारत में क्या किया गया, पंचायतों को मतलब संवैधानिक स्तर पर निर्माण किया गया। लेकिन यह पंचायतें, ध्यान रखिएगा, केवल भारत में लागू थी। यह कानून जो है समस्त जो भारत के कानून है अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं। क्या? अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं। जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर लागू नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से यह भी लागू नहीं थी। यानी कि पंचायतों का विस्तार जो है अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं था। जिन जिन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र यानी कि जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया था, वहाँ का कानून अलग होता है, वहाँ की अपनी पंचायत होती है। तो उनकी पंचायत को जो है सही से मान्यता देने के लिए एक कानून बनाया गया था। उस कानून का नाम था पैसा एक्ट। क्या नाम था? पैसा एक्ट या पैसा एक्ट कह देते हैं। इससे प्रश्न कई बार पूछा जाता है। भाई 1 मिनट का समय देंगे या फिर आप? तो पंचायतों का जनजातीय क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए जो कानून बनाया गया था, उस कानून का नाम है पेसा एक्ट। इसका पूरा नाम होता है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया। एक्सटेंशन मतलब विस्तार, पंचायतों का विस्तार कहाँ पर? शेड्यूल्ड एरिया यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों में क्या करना है, इसका विस्तार करना। क्या प्रश्न पूछा जाता है, इसका पूरा नाम यही हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार। आपसे प्रश्न पूछा जाता है किस समिति की सिफारिश पर जो है यह अधिनियम लाया गया था, तो ध्यान रखिएगा दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया था। चूंकि दिलीप सिंह भूरिया हमारे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के हैं, राजनीतिज्ञ हैं यानी कि सांसद वगैरह हैं, तो इनका नाम और इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह कानून कब लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न आया हुआ था। 24 दिसंबर आपका 1996 में लागू हुआ था। उससे ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में से कब लागू किया गया था, तो इसे 15 नवंबर 2022 को जो है मध्य प्रदेश में लागू किया गया था आपका पैसा एक्ट। ध्यान रखिएगा, नोट करके प्रश्न है कि दिलीप सिंह भूरिया जो है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका कोई भी प्रश्न रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए करिएगा, मैं जो है उसे वहाँ से उठा लूँगा और उसका सॉल्यूशन जो है
अगली क्लास में शामिल कर दिया करूँगा। आप दूसरी जगह प्रश्न बताते हैं, ठीक है, मुझ तक पहुँच तो जाता है, लेकिन जो है यहाँ पर मैं लिखना भूल जाता हूँ। तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए जो कमेंट बॉक्स में ही प्रश्न डाल दीजिए करिएगा, तो मैं बाद में उसका स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पर लगा लिया करूँगा, तो पता चल जाएगा मुझे किस चीज़ पर चर्चा करनी है। देखिएगा, अनुच्छेद 244 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 244 में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो 5वीं अनुसूची के उपबंध जो हैं एएमटीएम के अलावा अन्य राज्यों पर लागू होंगे। क्या? यानी कि जो आपकी 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है कि जो है जनजातीय सलाहकार परिषद होगी। ये बात कहाँ की गई है? 5वीं अनुसूची में की गई है। तो ये जो है जनजातीय सलाहकार परिषद है, ठीक है, यानी कि 5वीं अनुसूची का उपबंध क्या हो जाएगा? जनजातीय। यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ी सी बेहतर समझाने के लिए। आपके पास में है 5वीं अनुसूची, और 5वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है? जनजातीय सलाहकार परिषद लिखी गई है। क्या लिखी गई है? जनजातीय सलाहकार परिषद का जो है यहाँ पर क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है कि जनजातियों के शासन के लिए सलाह देने के लिए क्या होगी? एक परिषद होगी। तो ये बात जो है 244 में क्या कहा गया है कि 5वीं अनुसूची का उपबंध है। 5वीं अनुसूची में भी क्या उपबंध है? ये है 5वीं अनुसूची के उपबंध है एएमटीएम, यानी कि जो 6वीं अनुसूची में राज्य दिए गए हैं, 4 राज्य ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कौन से दिए गए हैं? 6वीं अनुसूची में है, 6वीं में है। 5वीं अनुसूची के उपबंध 6वीं अनुसूची में लागू नहीं होंगे। इसका मतलब ये है, तो कहाँ पर लागू होंगे? उसके अलावा अन्य राज्यों पर लागू होंगे। कितने, कहाँ पर लागू होंगे? अन्य राज्यों पर लागू होंगे, याद रखिएगा। अब इसे एक बार फिर से पढ़िएगा। 5वीं अनुसूची के जो उपबंध हैं एएमटीएम के अलावा, यानी कि 6वीं अनुसूची के अलावा अन्य राज्यों पर लागू होंगे, यानी कि 6वीं अनुसूची के राज्यों पर लागू नहीं होंगे। तो कहाँ पर लागू होंगे? तो ये ध्यान रखिएगा, 10 राज्यों में लागू होंगे, और वहाँ पर जो क्या दिए जाएंगे? उन्हें विशेषाधिकार जो है प्रदान किए जाएंगे 10 राज्यों में, ठीक है। तो देखिएगा, जनजातीय सलाहकार परिषद जो है ये अनुच्छेद 244 के तहत भी बनती है और आपकी 5वीं अनुसूची के तहत भी बनती है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जनजातीय सलाहकार परिषद में जो है अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आप क्या बताएंगे? अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और जनजातीय सलाहकार परिषद कहाँ पर होगी? इन 10 राज्यों में होगी। कहाँ पर नहीं होगी? तो जो राज्य 6वीं अनुसूची में उल्लिखित हैं वहाँ पर नहीं होंगी। क्या? ये जनजातीय सलाहकार परिषद। जनजातीय सलाहकार का परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 244 में है। किस अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अनुच्छेद 275 है, और अनुच्छेद 275 में कहा गया है 5वीं और 6वीं अनुसूची के राज्यों को अनुदान सहायता दी जाएगी। क्या दी जाएगी? 5वीं अनुसूची में कितने राज्य हैं? तो आप क्या कहेंगे कि 10 राज्य, सॉरी, 5वीं अनुसूची में जो कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। 5वीं अनुसूची में कितने राज्य हैं? क्या बताएंगे आप? 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं 4 राज्य? तो हमने देखे हुए थे कि जहाँ पर जनजाति है, ठीक है, तो 5वीं अनुसूची में जो है, हाँ, जो 5वीं अनुसूची में जो राज्य दिए गए हैं और जो राज्य 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, उन सभी राज्यों के लिए अनुदान सहायता मिलेगी। और ये सहायता किससे मिलेगी? केंद्र सरकार द्वारा जो है कुछ सहायता राशि दी जाएगी। और ये किस लिए दी जाएगी? ताकि जनजातियों का क्या किया जा सके? विकास किया जा सके, याद रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं। अब देखिएगा, अनुसूचित SC ST दोनों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिए हैं। आपसे पूछे, क्या पूछे? आपसे प्रश्न पूछे कि अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में कहाँ पर आरक्षण दिया गया है? SC ST दोनों के लिए जो है ये आरक्षण है। तो पूछे लोकसभा में कहाँ पर आरक्षण है? अगर लोकसभा में आरक्षण पूछे तो ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 330 में दिया गया है। आपसे पूछे विधानसभा में आरक्षण कहाँ पर दिया गया है? तब आप क्या बताएंगे? 332 में दिया गया है। फिर पूछे 334 में क्या लिखा हुआ है? 334 में लिखा हुआ है कि आरक्षण की समय सीमा कब तक रहेगी। थोड़ा सा इस पॉइंट को समझेंगे। इस पॉइंट का मतलब है कि जब संविधान लागू होगा तो संविधान लागू होने के 10 वर्ष बाद तक जो है SC ST के लिए आरक्षण दिया गया था। कब तक के लिए? यानी कि 1947-50 में अगर पूरी तरीके से संविधान लागू हुआ था तो अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 1960 तक के लिए आरक्षण था।
और क्या लिखा हुआ था, अगर समुचित विकास हो चुका है, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं, तो आरक्षण को 1960 के बाद यानी कि 10 साल के बाद खत्म कर दिया जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर 10 वर्ष के लिए और आगे बढ़ाया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी 104वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति के आरक्षण को 2029 तक के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 7वीं 8वीं बार बढ़ाया गया है। अब तो ये हो गया समय सीमा। अनुच्छेद 243D में किसके लिए आरक्षण है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो 243D में पंचायतों के लिए आरक्षण है और नगरीय निकाय में आरक्षण जो 243D में है, ध्यान रखेंगे। अब क्या याद रखना है, अब आपको याद रखना है कि आरक्षण जो है कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे भारत में पूरे भारत में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो आप क्या बताएंगे, 47 सीटें। फिर आपसे पूछे कि पूरे भारत में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 84 सीटें। दोनों प्रश्न ध्यान रखिएगा, पूछे जा जो है 84 वाला पूछा गया है, ये मतलब SC वाला, ये भी पूछा जा सकता है। तो लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए, SC के लिए, ST के लिए कितनी है, 47 सीटें आरक्षित हैं। और यही स्थिति अगर मैं मध्य प्रदेश में पूछूं, कहाँ पर पूछूं कि लोकसभा में मध्य प्रदेश में कितनी सीटें किसके लिए आरक्षित है, तब आप क्या बताएंगे कि अनुसूचित जाति के लिए अलग हैं, SC के लिए, और ST के लिए अलग हैं। अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं और ST के लिए जो है 6 सीटें आरक्षित हैं मध्य प्रदेश की लोकसभा में। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 247 सीटें हैं। और उन 247 में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 47 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जनजाति के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में। और अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, तो आप बताएंगे 35 सीटें आरक्षित है, 35 सीटें आरक्षित है। चलिए, ये हो गया नोट। यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 4 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें। अगली बात करते हैं, जो है अनुच्छेद 335 है, और अनुच्छेद 335 में लिखा गया है कि सेवाओं और पदों के लिए SC ST के दावे। इसका मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े के पद हैं, मतलब जहाँ पर परीक्षाओं से नहीं होती भर्ती, वहाँ पर कोई और तरीके से होती है, तो उन पदों के लिए भी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति दावा करती है, जैसे कि बात करें भाई प्रमोशन के थ्रू CBI के जो मतलब चीफ वगैरह बनना, ऐसे जो है कुछ पद होते हैं जो कर्नल रैंक के अधिकारी होते हैं। UPSC के अध्यक्ष हैं, UPSC के सचिव वगैरह हैं, UPSC के सदस्य हैं, ऐसे। तो वहाँ पर भी हालांकि 82वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें प्रावधान जोड़ा गया था कि यहाँ जो है ये दावे ऐसे नहीं किए जाएंगे, यहाँ पर विशेष प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है, तो उस विशेष दक्षता को जो है ध्यान में रखा जाएगा। यहाँ पर जो है आरक्षण लागू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, दक्षता को ध्यान में रखा जाएगा 82वें संविधान संशोधन। अगली बात करते हैं, अब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिएगा SC ST आयोग है, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति आयोग है। और चूंकि यह आयोग जो है कई जगह दिया हुआ है, एक जगह पॉलिटी में भी इसे पढ़ना है हमें, जनजातियों में भी पढ़ना है। एक सिलेबस में और पॉइंट लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजातियों संबंधित संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं लिखा हुआ है। तो जब संस्थाएं पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं और कहीं नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। यही जो है वो है, तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से गहराई से बता देता हूँ, फिर नहीं बताएंगे। गौर से देखेंगे और गौर से समझेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि जो है इसकी जड़ें काफ़ी गहराई में हैं। तो ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान का एक भाग है और उस भाग का नाम है भाग 16। और भाग 16 के अंतर्गत एक अनुच्छेद है और उस अनुच्छेद का नाम है क्या, अनुच्छेद 338। क्या नाम है, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में क्या लिखा गया था कि भारत में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्या करेगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक क्या बनाया जाएगा, SC ST आयुक्त यानी एक अधिकारी बनाया जाएगा। ये प्रावधान मूल रूप से अनुच्छेद 338 में लिखा हुआ था, ठीक है। राष्ट्रपति ने इस बात को पालन करते हुए 1978 में क्या कर दिया, एक जो है SC ST आयुक्त बना दिया, ठीक है। 1987 में जो है इस आयुक्त को नाम बदल करके क्या कर दिया गया, एक आयोग का दर्जा दे दिया गया। क्या दिया गया, आयोग का दर्जा दिया गया। अब इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। आगे चल करके 42 जो है आपका 65वां संविधान संशोधन किया गया। यहाँ पर लिखा हुआ CA का मतलब होता है संविधान संशोधन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो 65वें संविधान संशोधन 1990 में क्या कर दिया गया,
जो ये आयोग था उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। आगे चल कर के क्या हुआ, 1989 यानी कि 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2003 में क्या कर दिया गया, जो ये दोनों के लिए आयोग बना हुआ था उसका क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। तो जो दोनों के लिए आयोग बना हुआ था उसका क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया, और एसटी आयोग को अलग कर दिया गया और एससी आयोग को अलग कर दिया गया। एससी आयोग को अनुच्छेद 338 में रखा गया और एसटी के लिए एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। कब, 89वीं संविधान संशोधन द्वारा 338A 2004 में, और संशोधन 2003 में हुआ था, लागू 2004 में हुआ था। तो अब जो है आपका एसटी आयोग बन चुका है। अब हम जो है अलग से एसटी आयोग देखते हैं। ये है अनुसूचित जनजाति आयोग को देखोगे तो ये है, आपसे अगर आपसे पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे अस्तित्व में कब आया था, यानी कि कानूनी रूप से अस्तित्व में कब आया था, तो कागजों में ये 19 फरवरी 2004 में आया था, परंतु इसका गठन जो है मार्च 2004 में हुआ था। प्रावधान कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A में जो है प्रावधान है। फिर आपसे अगर पूछता है कि इसकी संरचना क्या होगी, तो आप याद रखेंगे कि इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना में 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। एक व्यक्ति क्या होगा, अध्यक्ष होगा, एक व्यक्ति क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा, और 3 व्यक्ति क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे। ध्यान रखिए कितने होंगे, कुल 5 होंगे, 3 सदस्य, एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष। यह जो उपाध्यक्ष है इसका दर्जा किसके बराबर होगा, ध्यान रखिएगा, राज्य मंत्री के बराबर दर्जा होगा। और जो ये अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष केवल ध्यान रखिएगा अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही जो अध्यक्ष बन सकता है, एसटी ही होना चाहिए। और जो अध्यक्ष है इसका दर्जा किसके बराबर होगा, इसका ओहदा जो है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा। और ध्यान रखिए कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष कितनी बार बन सकता है, मात्र 2 बार अध्यक्ष बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता है। फिर आपसे पूछे जो उपाध्यक्ष और जो ये 3 सदस्य हैं, इनमें से आपको याद रखना है कि कम से कम 2 सदस्य जो है अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए, यानी कि एसटी से होना चाहिए। अध्यक्ष कौन होगा, एसटी का ही होगा। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अब जो है ये जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तब आप कहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति जो है इनकी क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। कितने वर्ष तक ये जो रहेंगे, 4 वर्ष तक इनका जो क्या होगा, 3 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा। ठीक है, अब अध्यक्ष है, अभी जो है एआरओ का पेपर जो सेकेंड वाला था उसमें ये प्रश्न पूछ लिया, तो मुझे यहाँ पर शामिल करने पड़े सभी अध्यक्षों को। आपसे पूछे कि जो अनुसूचित जनजाति आयोग है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आप क्या बताएंगे, कुंवर सिंह। दूसरा कौन थे, उर्मिला सिंह। तीसरे जो है आपके रामेश्वर सिंह। चौथे नंद कुमार। पांचवें जो है आपके हर्ष चौहान थे। और छठवें जो है आपके अंतर सिंह आर्य है। तो आपको याद रखना है अंतर सिंह आर्य वर्तमान में है। हर्ष चौहान इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित है। उर्मिला सिंह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और कुंवर सिंह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे। चलिए अब बात करते हैं आगे चल करके। अनुच्छेद 339 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 339 में एसटी की प्रशासन तथा कल्याण में जो क्या होगा, संघ का नियंत्रण होगा। ध्यान रखिएगा इसमें जो है जो केंद्र सरकार है वह राज्य सरकारों को हमेशा आदेश देती रहती है कि अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होती है तो फिर ऐसा मान लिया जाएगा कि संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। अनुच्छेद 342(1) में क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा 342(1) में लिखा हुआ अनुसूचित जातियों की सूची दी गई है। यहाँ पर जनजातियों की सूची दी गई है। अनुच्छेद 366 में जो हमने परिभाषा पढ़ी थी, 366(25) में क्या दी हुई है, इनकी परिभाषा दी हुई है। और क्या कहा गया है कि वो सभी जो है अनुसूचित जनजातियां हैं जिनकी सूची 342(1) में उपलब्ध है। तो अनुसूचित जनजातियों की सूची जैसे भील, गोंड, कोर, कुई कितनी है, जितनी भी अनुसूचित जनजातियों की सूची 342(1) में है। 350 में क्या लिखा गया है, 350 अनुच्छेद 350 में लिखा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा होगी यानी कि स्कूली शिक्षा कक्षा 1 से लगाकर 5 तक के जो है तो किस में होगी, मातृभाषा में होगी। अगर किसी जनजाति की भाषा भीली है तो उसी भीली भाषा में जो है उसे क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अब एक और लास्ट आर्टिकल है आपके पास में जो है अनुच्छेद 371। और अनुच्छेद 371 को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें राज्यों हेतु क्या दिए गए हैं, विशेष प्रावधान किए गए हैं।
अब ये आपसे 2018 में MPPSC 2018 में जो है प्रश्न पूछा गया है कि एक तरफ आर्टिकल लिखा है, एक तरफ राज्य लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है इन सभी को किस आर्टिकल में किस राज्य के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 371 सबके आगे लिख दिए। 371 जो ए में है नागालैंड के लिए है। मैंने बताया भी हुआ था कि ए को कैसे लिखेंगे, एन लिखेंगे हिंदी में ए, और सॉरी इधर जो है इन्हें याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ। एन के लिए क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे तो ए से हो जाएगा आपका क्या 371 ए, और एन से हो जाएगा आपका नागालैंड। बी फॉर क्या हो जाएगी, बॉल हो जाएगी, जो गेंद होती है तो बॉल कहाँ पर उड़ती है, असम यानी आकाश में उड़ती है, तो उससे रिलेटेड हो जाएगा असम यानी कि आसमान। सी फोर क्या हो जाएगी, करेंसी, करेंसी यानी कि मणि, मणि यानी कि पैसा, मणिपुर हो जाएगा। डी फोर मतलब होता है डार्क, डार्क मतलब अंधेरा से आंध्र प्रदेश, यहाँ भी जो है आंध्र प्रदेश है। 371 ऐप में जो है ऐप मतलब क्या होता है, फ्लाई। ये सभी आपको कोड लिख लेने हैं कोष्टक में कहीं पर ताकि याद रह जाए। फ्लाई का मतलब होता है क्या, मतलब उड़ना, और जब मतलब टॉस करते हैं तो सिक्का क्या होता है आपका ऊपर की ओर उड़ता है, तो सिक्किम के लिए ऐप में हो जाएंगे। जी फोर जो हो जाएगा क्या, ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, और सबसे ज़्यादा हरा राज्य कौन सा है, मिजोरम है, क्योंकि मिजोरम में जो है 84% जंगल पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा हरा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो एंच में इसका प्रावधान है, और एंच जो है कहाँ पर पाया जाता है, तो आप कहेंगे सूर्य में जो है हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं सूर्य के नाभिक में, और सूर्य का ही पर्यायवाची होता है आपका अरुण जो है सूर्य का पर्यायवाची है। आई जो है, आई आपको देखने में फर्स्ट जैसा लगता है, और गोवा जो है पर्यटन की दृष्टि से क्या है, फर्स्ट नंबर पर है। जे फोर जज, और जज कभी जो है नाटक नहीं करता है, तो कर्नाटक के लिए हो जाएगा। क्या मतलब है इन प्रावधानों का, कि जो भी यहाँ के जो मतलब आप अगर इन राज्यों के हैं, उपरोक्त में से किसी भी राज्य के हैं, एक राज्य के हैं, तो आपको क्या मिलेगा, कुछ विशेष प्रावधान मिलेगा। क्या मिलेगा, विशेष प्रावधान मिलेगा। यदि आप केंद्र की नौकरी में फार्म डालते हैं तो आपको 1-2 नंबर में कम में नौकरी हो जाएगी, या फिर आपको जो है आर्मी वगैरह में जो है कुछ और योजनाओं का लाभ मिलता रहता है। तो किस राज्य के लिए किस में प्रावधान है, ये बातें हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने क्या देखा, जनजातियों के लिए जो है भारत के संविधान में क्या प्रावधान किए गए थे, हमने बहुत डिटेल से देख लिया है। आपका इससे ज़्यादा जो है कोई भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, मेरी गारंटी है कि अगर आप इतनी चीज़ें याद रख लेते हैं, इतनी चीज़ें याद रखते हैं, तो लगभग मैं 99.99% कहता हूँ कि आपको अगर प्रश्न आएगा तो इसी के अंदर आएगा, याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास पर। आप जो है टेस्ट के लिए टेलीग्राम में जरूर जो है टेस्ट दीजिएगा, और हर टेस्ट दीजिएगा, किसी दिन गैप नहीं करना है किसी भी हालत में। कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में डालना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपके जो उसका जवाब यहाँ पर देंगे हम अगले दिन। चलिए, थैंक यू।